स्क्राइबर तो मार्क करेगा, लेकिन स्क्राइबर किस में पकड़ के, जरूरी नहीं है कि आप हर बार हाथ से स्क्राइबर को यूज करें। तो आज हम जिन दो टूल्स की, या एसेसरीज कह लो आप, सहायक टूल्स जिनकी हम बात करना चाह रहे हैं, उसको कलेक्टिवली कहा जाता है स्क्राइबर ब्लॉक। ये मुख्यतः दो प्रकार के हैं, एक है मार्किंग ब्लॉक और दूसरा है सरफेस गेज। और सरफेस गेज को और भी कुछ नामों से जाना जाता है, जैसे यूनिवर्सल सरफेस गेज या यूनिवर्सल गेज या यूनिवर्सल स्क्राइबर ब्लॉक। यूनिवर्सल मतलब होता है जो हर जगह, ज़्यादा से ज़्यादा जगह काम कर सके, हर परिस्थिति में काम कर सके, उसको हम यूनिवर्सल लगा देते हैं उसके नाम पे। ये है आपका मार्किंग ब्लॉक। देखने में लगभग एक जैसे लगेंगे, लेकिन ये इसलिए कहते हैं ना कि मार्किंग ब्लॉक को सरफेस गेज भी कहते हैं। इसको हम मार्किंग ब्लॉक कहेंगे और इसको हम कहेंगे सरफेस गेज। ठीक है, तो पहले इसके बारे में पढ़ लें। देखने में दोनों एक जैसे लग रहे होंगे, बस इसमें कुछ आइटम अलग लग रहे हैं, थोड़े से बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। बाकी है तो स्क्राइबर को पकड़ने का टूल ही ना भाई। स्क्राइबर ये लगा हुआ है इसके ऊपर, इस पर हम मार्किंग करेंगे किसी तरीके से स्क्राइबर से, है ना। बेंट स्क्राइबर दिखाई दे रहा है, आप पहचान गए बेंट स्क्राइबर को? ठीक है, तो हम सबसे पहले मार्किंग ब्लॉक को समझेंगे। तो एक डायग्राम बना देता हूं ताकि आप लोगों को पार्ट्स के नाम बता सकूं। ये इसका डायग्राम है। ठीक, इसके पार्ट्स को क्या कहेंगे? जो नीचे है इसको क्या कहेंगे? बेस। ये भारी बनाया जाता है ताकि ये मतलब काम करते हुए स्टेबल रहे, तो इसका आधार भारी बनाया जाता है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इसके ऊपर एक फिक्स्ड स्पिंडल है जो फिक्स है, ये हिल नहीं सकता, ना बाहर निकलता ना घूमता। ये फिक्स्ड स्पिंडल है, ये आपका स्पिंडल है। इसको हम MS का यानी कि माइल्ड स्टील का बनाएंगे। आपको कार्बन स्टील बताई थी ना, उसमें माइल्ड स्टील जिसमें कार्बन की प्रतिशत 0.25% से कम होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये जो पूरी आपको अरेंजमेंट दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? स्नग। इसको कहते हैं स्नग। ये भी माइल्ड स्टील का बना होता है। माइल्ड स्टील का इसलिए क्योंकि इसमें एक स्क्रू लगा हुआ है, ये लॉक स्क्रू। जब हम इसको टाइट करेंगे तो ये स्पिंडल के ऊपर टाइट हो जाएगा, फिक्स कर देगा इसको। अगर इसको लूज करेंगे आप तो स्पिंडल के ऊपर ये स्नग ऊपर नीचे आप कहीं भी कर सकते हैं, और स्क्राइबर को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब इसको आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे ऐसे। जब आपने ये स्क्रू को लॉक कर दिया तो स्नग स्पिंडल के ऊपर लॉक हो जाएगा और आपका जो स्क्राइबर है वो भी लॉक हो जाएगा, मतलब फिर वो हिलेगा नहीं। यहाँ पर एक लॉक स्क्रू लगा रहता है, ये रहा आपका लॉक स्क्रू। ये है लॉक स्क्रू जिसको हम लॉक कर सकते हैं और इसको हम फिक्स कर सकते हैं। एक बार लॉक होने के बाद ये फिर अब हिलना बंद हो जाता है, ऊपर नीचे होना बंद हो जाता है। ठीक है, ये लॉक स्क्रू है, ये स्नग है, इसका स्पिंडल है, इसमें ये स्क्राइबर लग रहा है। और स्क्राइबर का मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन किस धातु का बना होता है? ये हाई कार्बन स्टील। हाई यही तो है जो रगड़ के चलेगा, निशान तो इसको मारना है, इसलिए इसको हाई कार्बन स्टील का बनाया। स्पिंडल MS का, स्नग MS का। स्नग में एक यहाँ पर लॉक स्क्रू लग रहा है और स्पिंडल के नीचे आपका आधार होता है जिसको हम बेस कहते हैं। अब इसका प्रयोग क्या होता है? एक तो जॉब को लेथ मशीन पे अलाइन करने के लिए, ये वीडियो और डाल दूंगा ताकि आपको पता चले कि जॉब को सीधा मार्किंग ब्लॉक से कैसे किया जाता है। दूसरा इसका प्रयोग जो आपको किताबों में लिखा है वो ये लिखा है कि इसको सरफेस प्लेट के ऊपर स्लाइड करके हम मार्किंग करते हैं। ये यूज़ बहुत लिमिटेड है, रफ कामों के लिए होता है, आमतौर पर हम इसका ये यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको मार्किंग करनी है तो फिर आपको यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग करना चाहिए। मार्किंग ब्लॉक का काम है अलाइनमेंट करना, ट्रू करना चीज़ों को। कैसे कैसे, अब इसको समझो। हम मार्किंग ब्लॉक को यूज़ करते हैं रफ काम के लिए, एक्यूरेट काम के लिए इसको यूज़ नहीं करते। इस लेथ मशीन पे जॉब को ट्रू करने के लिए तो आप काम कर सकते हैं इसको, लेकिन वो भी तब करेंगे जब आपका जॉब अभी मशीन नहीं हुआ, मशीन पे अलाइनमेंट करने के लिए, यानी कि आपका रॉ मटेरियल रफ होगा। समझ में आ रही है मेरे बात? ये तो कास्टिंग का हो सकता है, या ये फोर्जिंग हो सकता है, या ये रोलिंग हो सकता है। अभी मशीन करना है इसके ऊपर, तब हम मार्किंग ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। सोचो क्यों? मुझे ये मशीन पे सेट करना है, मान लीजिए शेपर मशीन हो रही है, उसको ऐसे से ऊपर से पूरी सरफेस को मुझे फ्लैट करना है। अगर मैंने इसको सीधा नहीं बांधा, टेढ़ा बांध दिया, तो यहाँ तो मटेरियल बहुत काट देगा। जब तक यहाँ मशीन का टूल आएगा तब तक ये वाला मटेरियल तो बहुत ज़्यादा कट चुका होगा ना। अगर ऐसे आपका है और टूल आपका ये लग रहा है, तो आप इस बात को समझेंगे इस पूरी सतह को सीधा करने के लिए यहाँ तो इतनी मशीन करनी पड़ेगी, तब जाके ये टूल यहाँ पर टच होना शुरू होगा, तभी तो सारी सरफेस मशीन होगी मेरी। समझ में आ रही है बेटा बात? तो हम क्या करते हैं, ऐसे रफ कामों के लिए हम इस मार्किंग ब्लॉक को जगह जगह लगा के देखेंगे कि अच्छा भाई यहाँ पर ये टच हो रहा है, थोड़ा सा आगे गया 1 mm ऊपर नीचे रह गया, थोड़ा सा आगे गया आधा mm ऊपर नीचे रह गया, मतलब ज़्यादातर ये सरफेस मेरी फ्लैट है, टूल के पास आ रही है। तो हम क्या करना चाहेंगे, इस सरफेस को जो ऐसी है सरफेस, इसको लगभग ऐसी करना चाहेंगे ताकि कम से कम मशीनिंग में मेरा पूरा सरफेस मशीन हो जाए। मार्किंग ब्लॉक का उपयोग लेथ मशीन पे जॉब को सीधा करना, सरफेस प्लेट पे जॉब को सीधा करना। सरफेस प्लेट समझ रहे हो क्या है? मतलब हम जब मार्किंग करते हैं तो हमें एक फ्लैट सरफेस चाहिए जिसको हम डेटम मान रहे हैं।
उस पर रखा जाएगा ये, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये पूरी एक सतह फ्लैट है, मशीन कर रखा है मैंने पहले। मैं इसको यहाँ से चेक करूँगा, फिर यहाँ रखूँगा, इसको चेक करूँगा, यहाँ रखूँगा, इसको चेक करूँगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो मैंने फिक्स कर रखा है ना बेटा। तो वो मुझे बता देगा कि मशीनिंग कितनी होने वाली है इसमें। जब वो जॉब लगभग सीधा हो जाएगा तब मैं मशीनिंग का ऑपरेशन उस पर शुरू करूँगा। आप हर मशीन में देखना, शेपर, स्लॉटर, जितनी भी तरीके की मशीनें हैं, उसमें एक बेस प्लेट आपको इनबिल्ट दी होती है कि ताकि उस पर मार्किंग ब्लॉक से आप जॉब को मशीन के टूल के अनुसार सीधा कर लो। दूसरा इसका यूज क्या है, लेथ मशीन आपने सबने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो अभी वहां पर जाके देख लेना। यहां पर 4 जॉज लगे होते हैं, इसको चक कहते हैं, जिसमें हम जॉब को पकड़ते हैं। ये सारे अलग अलग जॉज, 2 तरीके के चक होते हैं, एक 3 जॉ डिपेंडेंट चक, एक 4 जॉ इंडिपेंडेंट चक। आमतौर पर हम 4 जॉ इंडिपेंडेंट चक को प्रयोग करते हैं लेथ मशीन पे आमतौर पर। तो जॉब बिल्कुल सेंटर में पकड़ा जाए, उसके लिए हमें ये मार्किंग ब्लॉक की आवश्यकता होती है। हम जॉब को ऐसे लेथ मशीन पे पकड़ के फिर इसको घुमा के देखते हैं। तो आप अगर ये जॉब थोड़ा सेंटर से बाहर है तो कहीं गैप ज़्यादा आ रहा होगा और कहीं पे ये टच कर रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? जहां गैप ज़्यादा आ रहा है, जहां गैप ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब वहां से जॉब ऊपर जाना मांग रहा है, तो वहां का जॉब हम खोलेंगे और उसके सामने वाले का जॉब बंद करेंगे, तो वो जॉब थोड़ा ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, जिधर गैप है उधर की तरफ खिसक जाएगा। ऐसे ही दाएं बाएं, आप मेरी बात समझ रहे हैं? फिर उसको देखेंगे, जब गोल घुमा घुमा के हम देखते हैं कि हाँ अब लगभग सब जगह बराबर टच हो रहा है, या बराबर गैप आ रहा है, या बहुत कम आ रहा है, ये रफ अभी मशीन होना है। ये जॉब लेथ मशीन पे तो राउंड जॉब ही, सिलेंड्रिकल जॉब होते हैं ना बेटा, अभी मशीन होना है। लेकिन मशीन होने से पहले हम लेथ मशीन पर उस जॉब को ऐसा पकड़ना चाह रहे हैं कि कम से कम मशीन हो और मेरी सरफेस मिल जाए। और फिर उसके बाद यहां पर भी चेक करा जाता है इसको मार्किंग ब्लॉक से। मतलब आपका मार्किंग ब्लॉक ऐसे लग रहा है, ये स्क्राइबर है और मार्किंग ब्लॉक नीचे किसी बेड प्लेट पे अलग से रखा होगा, उसके किसी हिस्से पर, कैरेज पर, उसको कैरेज कहते हैं। और फिर यहां से भी चेक करते हैं। पीछे से तो आपने सेंटर में कर दिया, पर ऐसा हो सकता है ना जॉब आगे से ऐसे घूम रहा हो, ऐसे ऐसे करके घूम रहा हो, बात समझ में आ रही है? फिर उसको आगे से चोट मार के, यहां से तो सीधा हो गया, आगे से फिर इसको मार्किंग ब्लॉक पे सीधा करते हैं और उसके बाद दोनों जगह चेक करके फिर मशीनिंग करना शुरू करते हैं। मार्किंग ब्लॉक का असल उपयोग रफ मशीनिंग से पहले जॉब को मशीन पर अलाइन करना है। इसके अलावा ये इस जॉब का सेंटर भी निकाल देता है। मतलब यहां पर आप ये वाला जो पॉइंट है, इसका जो स्ट्रेट वाला पॉइंट है, इससे आप ये देख सकते हैं कि सेंटर कहां आ रहा है। फिर सेंटर पे हम ड्रिल मारना चाह रहे होंगे, तभी तो सेंटर निकालना चाह रहे हैं ना उसका, तो हमें सेंटर के लिए, मतलब ड्रिल मारने के लिए सेंटर चाहिए होता है, वो सेंटर भी मार्क इससे किया जाता है। दूसरा हमारा जो एसेसरी है ये थोड़ी मजेदार है। ये क्या है? सरफेस गेज कहेंगे इसको। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, लगभग वैसा ही है जैसा आपने मार्किंग ब्लॉक देखा। इसमें भी एक बेस होगा जो कास्ट आयरन का बना होगा। फर्क बस ये है, इसमें एक वी ग्रूव बना होता है यहाँ पर। अब इस बेस में आपको ये 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसको हम कहते हैं गाइड पिन। ये गाइड पिन ऐसे नीचे की तरफ से निकल जाती हैं और वरना ये सरफेस के साथ रहती हैं दोनों। तो ये हुआ इसका बेस, ये हुई 2 गाइड पिन। इसको कहते हैं एडजस्टिंग स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। अभी मैं इसको एक अलग से वीडियो में यहाँ पे डाल दूंगा, तो एक वाइट बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे जाएगा कि ये बहुत फाइन ऊपर नीचे करने के लिए होता है। मतलब जब हम बिल्कुल नाप के आधा mm नीचे आना चाह रहे हैं या 1 mm नीचे आना चाह रहे हैं, तो हम स्केल यहाँ पर रख के वाइट बैकग्राउंड में इसके स्क्राइबर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्योंकि इस फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से क्या हो रहा है, ये स्पिंडल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। इसको एक तरफ करेंगे तो ये स्पिंडल पीछे की तरफ जाएगा, उल्टा करेंगे तो ये आगे की तरफ आएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि स्पिंडल के साथ आपका स्क्राइबर लगा हुआ है, तो स्पिंडल अगर ऐसे मूव करेगा तो स्क्राइबर का पॉइंट भी ऊपर नीचे होगा। ये तो बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आनी चाहिए आपको, जितना इसको नीचे रखोगे ना स्नग को, उतना ही आपका ये वाला जो स्क्राइबर का पॉइंट है वो ज़्यादा घुमाने में कम हिलेगा। आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपका, इसके अलावा इस चीज़ को, ये जो फाइन एडजस्टमेंट नट के साथ लगी हुई है, एक एल शेप की प्लेट लगी हुई है। ये प्लेट लगी हुई है एक एल शेप की, यहाँ से शुरू हुई और ये पीछे तक जाती है। इसको रॉकर आर्म कहते हैं। और इस रॉकर आर्म के पीछे अगर आपको वीडियो इसमें दिखाई दे जाए, यहाँ पर आपको एक स्प्रिंग दिखाई देगा, अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है। उस स्प्रिंग का काम क्या है? इसको, स्पिंडल को इस तरफ जोड़ लगा के रखे। ये वाला जो आपका स्क्रू है, ये स्पिंडल को लॉक करने के लिए, ताकि स्पिंडल इस रॉकर आर्म के साथ लॉक हो जाए, ये ना हिले। और ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, ये रॉकर आर्म है, ये गाइड पिन है, ये वी ग्रूव है, ये बेस है, ये स्पिंडल, स्नग का लॉक स्क्रू, स्क्राइबर। यूनिवर्सल सरफेस गेज। अब इसके पार्ट्स को समझ लीजिए, नीचे से शुरू करते हैं। यह है आपका बेस,
बेस के अंदर आपको वी ग्रूव दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपका वी ग्रूव है, ये किसी सर्कुलर, अगर कोई सर्कुलर आपका डेटम है तो ये किनारा आपको उसके ऊपर एक पकड़ दे देगा, क्योंकि अगर ये फ्लैट होता तो ऐसे ऐसे ना होता रहता उसके ऊपर, क्योंकि इसमें वी ग्रूव बन रहा है तो ये उसके अंदर बैठ जाता है और ऐसे हिलना बंद हो जाएगा। ऐसे हिलना बंद हो जाएगा तो हमारी मार्किंग सही आनी शुरू हो जाएगी। इस अगर ये फ्लैट होता और सर्कुलर अगर कोई हमारा डाटा होता, सरफेस होता जहां से हमें ऊपर मार्किंग उठानी है, तो फिर इसको सीधा रखना मुश्किल हो जाता, हमें पता ही ना चलता कि इस समय ये सीधा है नहीं है। ये वी ग्रूव इसके लिए दिया जाता है। इसके बाद ये जो आपको गाइड पिन दिखाई दे रही है, गाइड पिन, इसका भी प्रयोग इसलिए इसको इसलिए दिया गया है ताकि स्लॉट्स में, मतलब किसी किनारे पर ये गाइड पिन हमने सटा दी, स्क्राइबर को हमने वहां पर सटा दिया, अब ये इस सतह के बराबर बराबर चलेगी और उधर लाइन मारती हुई चलेगी, तो आगे पीछे होने की संभावना इसमें खत्म हो जाती है। जो पिन है आपका, दोनों पिन का प्रयोग किसी सतह के, और वो सतह भी मशीन्ड होगी, इसका प्रयोग हम ज्यादातर वहां करते हैं जहां पर चीजें मशीन हो चुकी। ये इसका काम तो कर सकता है मार्किंग ब्लॉक का, मार्किंग ब्लॉक का काम भी कर सकता है ये, क्योंकि उसमें तो खिसकाना नहीं ना आपको, उसमें तो रख के जॉब को अलाइन करना है, तो वो काम भी ये कर देगा। लेकिन जो काम इसका है वो मार्किंग ब्लॉक नहीं कर पाएगा। इसमें एक गाइड पिन दे रखी है ताकि आप किसी सीधे सरफेस को डेटम मान के और उसके बाद आप पैरेलल लाइंस खींच सकते हैं, क्योंकि फिर ये आगे पीछे नहीं चलेगा ना, ये तो उस सतह के साथ चिपक के चलेगा ये गाइड पिन। गाइड पिन समझ में आ गई बेटा? अब इसका जो स्पिंडल है ना, ये मूव कर सकता है, और ये मूव करता है इससे। इससे क्या होता है, उसमें तो बहुत देर लग जाएगी स्केल से हाइट उठाने में। मतलब सोचो ना, अगर मैं खाली स्क्राइबर से कोशिश करूं कि ये इस समय मान लीजिए 150 mm है, ओह 151 हो गया, फिर नीचे करूंगा इसको, और फिर यहाँ पे जब लॉक करने की कोशिश करूंगा तो ये फिर ऊपर नीचे हो जाएगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही मेरी बात? जब भी इसको लॉक करने, फिर खोल के इसको ढीला करके फिर इसको एडजस्ट करूंगा, हाइट के हिसाब से स्केल लग रहा होगा, फिर इसको लॉक करूंगा, ये फिर ऊपर हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल होती है इसमें किसी साइज को भरना, यहाँ पर इस हाइट को भरना, तब हमारे पास ये बड़ा उपयोगी हो जाता है। इसको लॉक कर दो आप, लगभग उस हाइट पे लाके इसको लॉक कर दिया, ठीक है, इसको आपने लॉक कर दिया थे। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो करना है वो इस फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपने लॉक कर दिया। तो ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू स्पिंडल की जो झुकाव है इसको चेंज करता है, ये आपका फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। और उसके साथ लग रहा है स्क्राइबर लग रहा है, तो ये स्क्राइबर का पॉइंट भी ऊपर नीचे होगा, आप उसको हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये है वो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। इसके साथ लगी हुई है यहाँ पर एक रॉकर आर्म। रॉकर आर्म होती है जो ऐसे जैसे नलकी की आर्म होती है ना, एक फलक्रम पे वो ऊपर नीचे होगी और इधर से भी आगे पीछे होगी। इस रॉकर आर्म के पीछे आप जाएंगे तो यहाँ पर लगा हुआ है एक स्प्रिंग। ये कहाँ लगा है स्प्रिंग? यहाँ अंदर की तरफ कहीं ये स्प्रिंग लगा हुआ है जो इस रॉकर आर्म को पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। बात समझ में आ रही है? वो जब तक स्प्रिंग नहीं लगेगा तो आपका ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू काम ही नहीं करेगा, फिर तो वो ढीला हो जाएगा ना, फिर तो ढीला है भाई। ये कोई स्प्रिंग नीचे होना चाहिए जो इसको हर पोजीशन पे टाइट रखेगा। तो आपको रॉकर आर्म समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर एक ये सिलेंड्रिकल जो पोर्शन लग रहा है, ये स्पिंडल को लॉक करने का नट है। अभी ये थोड़ा टाइट हो रहा है, प्लास से खुल जाएगा, ग्रिप तो है इसमें लेकिन बहुत दिनों से यूज़ नहीं हुआ तो ये जाम हो गया है, प्लास से खुलेगा। इससे अगर आपको स्पिंडल ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करना है करके, और ये हमेशा लॉक पोजीशन में ही रहता है, ये स्पिंडल को लॉक करने का एक स्क्रू दे रखा है। बाकी स्पिंडल, स्नग का लॉक स्क्रू और स्क्राइबर ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका मार्किंग ब्लॉक में। अब रह गई सिर्फ एक बात, ये गाइड पिन कैसे काम करती है। ये जो गाइड पिन है ये कैसे काम करती है, प्रॉब्लम अब सिर्फ ये समझाना आपको रह गया बाकी, कि अगर ये दोनों गाइड पिन नीचे हों तो वो कौन सा एज है जिस पे ये फिसल के चलेंगी और इधर मार्किंग करती हुई चलेंगी। ये नीचे से दोनों निकल गई हैं, ठीक है। अब समझने की बात सिर्फ इतनी रह गई कि वो कौन सी सतह होगी जिस पे ये ऐसे फिसल के चलेगा और इधर ये मार्किंग करता हुआ चलेगा, क्योंकि इसमें गाइड पिन है तभी ये मार्किंग के काम आता है हमारा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो उसके लिए आपको समझनी पड़ेगी इस तरीके की चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल ये एक एंगल प्लेट है, 90 डिग्री के कोण पे है, इसकी ये सरफेस मशीन्ड होंगी और 90 डिग्री पे होंगी, बनाई गई होंगी, जैसे ट्राई स्क्वायर की बनाई जाती है वैसे ही कास्ट आयरन की आमतौर पर बनी होती है। ये छोटे जॉब के लिए है, बड़े जॉब के लिए एंगल प्लेट बड़ी भी हो सकती है। पर खाली एंगल प्लेट से भी हमारा काम नहीं चलता। एंगल प्लेट पे तो हमने जॉब बांध दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा जॉब नहीं है। हमारा जॉब तो यहाँ बनेगा, ये स्लॉट ऐसे ही दे रखे हैं, इसलिए दे रखे हैं ताकि उसके ऊपर यहाँ से बोल्ट निकाल के बीच में जॉब और उसको बोल्ट को किसी वॉशर से टाइट कर दे तो मेरा जॉब यहाँ लटक जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल प्लेट खाली काम नहीं करेगी, इसके नीचे एक सतह होगी जिसको हम कहेंगे सरफेस प्लेट। वो समझना बहुत जरूरी है। मार्किंग में सरफेस प्लेट या मार्किंग टेबल या बेड प्लेट कुछ भी कहो आप उसको, एक मुझे फ्लैट सरफेस चाहिए। उसके बाद में मतलब मेरे पास एक डेटा हो, रेफरेंस सतह तो हो जिसको मैं ये कह रहा हूँ ये तो मेरी सीधी है, अब इसके अनुसार बाकी चीज़ें सीधी कर लो। आपने ड्रिल मशीन देखी है कभी? ड्रिल मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन देखी है ना बेटा? उसका बेड देखना, वो बेड हमारा सतह है, उसके ऊपर ही तो जॉब रखेंगे या एंगल प्लेट रखेंगे, उसके बाद बांधेंगे ना उस जॉब को। उस सारी बेड प्लेटों में इस तरीके के निशान बने होते हैं बेटा। अब आप समझने की कोशिश करना, ऐसे
ये कई सारे ग्रूव बने होंगे, इसको टी बोल्ट के ग्रूव कहते हैं। आप कभी भी रेडियल ड्रिल को देखोगे, उसकी जो बेस होता है, बेड होता है, वही हमारा बेड प्लेट, सरफेस प्लेट, कुछ भी कह लो, और वो ऊपर से मशीन्ड होता है। आपने देखा होगा उसके कास्ट आयरन का बना होता है, ऊपर से मशीन्ड होता है, ताकि हमें एक सतह जो है बिल्कुल फ्लैट मिले। ये वाली जो सतह आपको है, ये स्लॉट तो मशीन करके बनाया होगा ना भाई, तो ये सीधा मशीन हो गया। यहां पर चलेंगी आपकी गाइड पिन, यहां पर रखा होगा आपका मार्किंग ब्लॉक ऐसे, और इसके साथ यहां पर रखी होगी कोई एंगल प्लेट जिसमें आपने बांध रखा होगा जॉब, तब हम इसको मार्किंग करेंगे। पर ये पिन बहुत उपयोगी हो जाती है, क्योंकि अब ये इस पूरे स्लॉट पे फिसल के चलेंगी, इसके साथ लग के चलेंगी, और इसका स्क्राइबर बाहर जो ऊपर जो आपका वो है जॉब, उस पर मार्किंग करता हुआ चलेगा, या उसका बेंट वाला किनारा ऊपर की तरफ मार्किंग करता हुआ चलेगा। तो आज हमने मार्किंग के कौन कौन से टूल को समझा। मार्किंग ब्लॉक, यूनिवर्सल सरफेस गेज कहाँ कहाँ यूज होते हैं, और इनके साथ एंगल प्लेट और सरफेस प्लेट, जिसको मार्किंग टेबल भी कह लो। आमतौर पर बड़ी अगर है तो कास्ट आयरन की बनेगी, और अगर छोटी मोटी है तो आप कास्ट स्टील की, एमएस की, अगर छोटी मोटी कोई है, इवन ग्लास की, अगर कोई हल्के जॉब के लिए, जैसे प्लास्टिक के किसी जॉब के लिए आपको मार्किंग टेबल या सरफेस टेबल चाहिए, सरफेस प्लेट कहते हैं उसको, बेड प्लेट भी कह देते हैं उसको, तो आप शीशे के भी बना सकते हो, क्योंकि शीशे की हमें सतह स्मूथ मिल जाती है, फ्लैट मिल जाती है। किसी को कोई दिक्कत है? कोई आपका सवाल हो तो पूछो बेटा। स्क्राइबर पेंसिल की नोक किस डिग्री पे होती है? स्क्राइबर तार जैसा भी हो सकता है बेटा, ऐसा हो सकता है कि वो इतना फ्लेक्सिबल हो, आमतौर पे लेथ मशीन पे आप देखेंगे वो तार ऐसे से घूम जाता है, हाथ से घुमा देते हैं उसको, बात समझ आ रही है? पतला भी हो सकता है, इससे पहले वाली क्लास में हमने मोटे वाला स्क्राइबर भी देखा है, राइट। उसकी नोक इतनी कि आपका जितना आपको एक्यूरेसी का काम करना है, लाइन लगानी है ना बेटा, जैसे पेंसिल से लिखते हो, मोटे मोटे तौर पर 30 डिग्री आप उसको मान सकते हो, ठीक है। जो डिवाइडर की नोक है 30 डिग्री की होती है ना, डिवाइडर से को भी हम स्क्राइबर के तौर पे सर्कल मारने के काम में लाते हैं, बस वही आप उसको कर लो, 30 डिग्री का कोण। इससे ज़्यादा आप करोगे तो मोटी लाइन खींच देगा, 30 डिग्री पे एक पॉइंट मिल जाता है आपको, इससे कम करोगे टूट जाएगी, जल्दी जल्दी टूट जाएगी, बात समझ में आ रही बेटा। 30 डिग्री। तो आपका सवाल ये था कि स्क्राइबर के जो टिप है इसका कोण क्या रखना चाहिए, लगभग 30 डिग्री, ठीक। हालांकि इसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि इसको तो हम ग्राइंडर मशीन पे घिस के बनाते हैं ना, ग्राइंडर पे घिस के हम इसकी नोक बनाते हैं 30 डिग्री। कोई और सवाल बेटा आप लोगों का? जो यूनिवर्सल सरफेस गेज है, हाँ, साइड में क्या लगा है? कौन सी साइड में बताओ मुझे, कौन सी? ये भी ग्रूव है, एक ग्रूव है, आप इसको फ्लैट भी कर दो। वैसे आप ये इसलिए कि ताकि मशीन कम करना पड़े, अगर आप इसको गौर से देखो तो इसके ऊपर और नीचे वाली सतह ये मशीन है, तो मशीन कम करना पड़े, बस हमें टूल यहाँ लगाना पड़ा, तो बीच में हमें तो सिर्फ ये एक ऐसा रेफरेंस सरफेस चाहिए कि अगर मैं इसको यहाँ से खिसका के चलाना चाहूँ, हो सकता है मैं गाइड पिन का प्रयोग ना करना चाह रहा हूँ, यहाँ से खिसका के चलाना चाह रहा हूँ, तो ये पूरी सतह भी आप फ्लैट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे के सारी तरफ से मशीन्ड होगा, ताकि आपको स्लाइड करने का एक रेफरेंस मिल सके, जो मशीन्ड किसी सरफेस के साथ मिल के चलेगा और कहीं और मार्किंग करेगा। कोई और सवाल आप लोगों का? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।